गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट व्याकरण और उसके अंग। हमारा जो ग्रामर पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है व्याकरण और उसके अंग। व्याकरण के बारे में आपको ये तो सभी जानते हैं कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के अपनी अपनी व्याकरण होती है। तो हिंदी में जिस तरह से हमने व्याकरण का टॉपिक क्लियर किया, संस्कृत में भी सेम वही प्रोसेस होता है। व्याकरण में यह आएगा कि व्याकरण किससे कहते हैं, व्याकरण शब्द किससे मिलकर बना है। जैसे कि व्याकरण वो शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते। बिना व्याकरण के हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द किससे निर्मित हुआ है, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं, साइंस में भी पढ़ चुके हैं। व्याकरण शब्द द्विउपसर्ग, आउपसर्ग प्लस कृ धातु और लुट प्रत्यय से निर्मित हुआ है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति या व्याकरण शब्द किससे बना है? द्विउपसर्ग, आउपसर्ग, कृ धातु और लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय का अनुशेष रहता है और व्याकरण शब्द बनता है। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं ये आपको बता दिया कि व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप से हमें ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण दूसरे शब्दों में जिससे शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, शुद्ध रूप का ज्ञान हमें तभी होगा जब हम व्याकरण की नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो व्याकरण के अगर हम अंग के बारे में पढ़ते हैं तो व्याकरण के अंग 3 माने गए हैं। पहले तो जब हम व्याकरण स्टार्ट करते हैं, व्याकरण में भाषा होती है, भाषा के भेद होते हैं, लिखित, मौखिक। उसके बाद व्याकरण है, व्याकरण में अंग। क्योंकि अगर हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग हमें व्याकरण के अंग से करनी होती है। तो था हमारा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, निष्पत्ति, जो भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम व्याकरण के अंग के बारे में पढ़ते हैं तो ये है व्याकरण के अंग। कितने होते हैं? 3। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उनमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है इसका है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। शब्द की वो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। सेकेंड है इसका वाक्य। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, वाक्य जब वर्णों से मिलकर, छोटे छोटे वर्णों से मिलकर वाक्य बनते हैं। और थर्ड इसका है शब्द। वर्ण विचार, शब्द विचार, सॉरी, सेकंड इसका रहेगा अपना शब्द विचार। शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, थर्ड इज वाक्य विचार। ठीक है ना। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग को 3 भागों में डिवाइड किया है हमने। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और खंड नहीं कर सकते। जैसे क है, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। ये वर्ण विच्छेद हमने किया क और अ। क में से स्वर अ निकाल दिया, म में से स्वर अ निकाल दिया, ल में से स्वर अ निकाल दिया, कमल। तब इस शब्द के हम अब और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये कहलाता है वर्ण। ठीक है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द रचना की प्रथम इकाई बोलो। वर्ण को हम प्रथम इकाई भी बोल सकते हैं, सबसे छोटी इकाई भी बोल सकते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार में क्या होता है? वर्णों के योग से, संयोग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, उसके बाद वाक्य। वाक्य वर्णों के समूह से शब्द रचना होती है, शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो इसमें व्याकरण के अंग 3 बताए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण शब्द किससे बना है? द्विउपसर्ग, आउपसर्ग, कृ धातु और लुट प्रत्यय। लुट का अनुशेष रहता है। इस तरह से हम व्याकरण शब्द बनाते हैं। व्याकरण लिखने और पढ़ने, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और पढ़ने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। तो इस तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती है। लिपियों के जो भाषा की लिपियां
अकॉर्डिंग ही भाषाओं को लिखा जाता है। इस तरह से व्याकरण और उसके अंग 3 हैं, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। शब्द, वर्ण, वाक्य, ठीक है। अब संस्कृत में जैसे हम ध्वनियाँ होती है, मात्राएं होती है, छोटी मात्रा अगर हम लगाते हैं तो उसको ऋश्व कहते हैं, ऋश्व। बड़ी मात्रा हम लगाते हैं तो उसको दीर्घ कहते हैं, और एक ऐसी मात्रा लगाते हैं जिसको दीर्घ मात्रा से भी ज़्यादा टाइम, उसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको पलुत स्वर कहते हैं। तो ये स्वर, व्यंजन, ये वर्णों को हम डिवाइड करते हैं। स्वर और व्यंजन के रूप में वर्णों को डिवाइड किया गया है। वर्णों के प्रकार, सेकंड जो है हमारा, पहले तो हम वर्ण की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है वर्ण, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है? शब्द रचना की प्रथम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। शब्द रचना की प्रथम इकाई, शब्द रचना की प्रथम इकाई वर्ण कहलाती है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते, कहलाती है। अब ये तो हुई इसकी वर्ण की परिभाषा है। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब वर्ण के भेद, वर्णों के कितने भेद है? वर्णों के प्रकार या भेद, प्रकार या भेद। वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3। वर्णों के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। वर्णों के प्रकार या भेद कितने होते हैं? 3, ठीक है। इसका फर्स्ट भेद क्या होगा? स्वर। सेकंड क्या होगा? व्यंजन। थर्ड क्या होगा? अयोगवाह। अयोगवाह। देखिए, फर्स्ट भेद है स्वर। स्वर को क्या कहते हैं? संस्कृत में व्यंजन को हल्का कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अयोगवाह। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके हम वो टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 3 भाग है, 3 भेद है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। देखिए, स्वर, व्यंजन, ये जो वर्ण है, वर्ण हमने हिंदी में भी वर्ण होते हैं, जैसे अपने स्वर है। स्वर कौन, अगर हम स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या होती है? वे शब्द, वे वर्ण जिनको बिना किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है, बिना किसी की हेल्प के ही बोला जाता है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर को किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। जब स्वर का उच्चारण करते बोलते तो हमें किसी अन्य व्यंजन वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, मदद नहीं लेनी पड़ती, तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ही होता है। ऐसे ही व्यंजन, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13, ठीक है। व्यंजन वर्ण क है। अगर ये क, इसमें जब तक अमिक्स है प्लस, अगर इसमें अमिक्स है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर इसमें से अ निकाल दिया हमने, स्वर निकाल दिया, तो ऐसे लिखा जाएगा। बिना स्वर के क आधा रहता है, उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। इसका मेन से ये आधा शब्द है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें हमेशा स्वर वर्ण की मदद लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परंतु स्वर व्यंजनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की हेल्प की जरूरत नहीं होती, सहायता नहीं लेनी होती। थर्ड है अयोगवाह। ऐसी ध्वनियाँ जिनको स्वर भी नहीं माना गया, व्यंजन भी नहीं माना गया, ठीक है, जिनको स्वर भी नहीं मानते, व्यंजन भी नहीं मानते, वह ध्वनियाँ अयोगवाह कहलाती है। क्लियर? अब देखो, स्वर संस्कृत में, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में 13। एक बार ये र से ऋषि, ऋषि बड़ा, और र, ये 2 स्वर वर्ण संस्कृत में इंक्लूड किए
गए हैं। तो ये हमने पाठ किए वर्णों के भेद 3 होते हैं। तो हम सबसे पहले वर्ण का फर्स्ट भेद अर्थात स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या है, किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कौन से स्वर के उच्चारण में कितना, स्वर को भी फिर डिवाइड किया गया है 3 भेदों में। तो कौन से भेद में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो फर्स्ट हमारा स्वर है, ठीक है। अब स्वर अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्वर किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में जिनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जाए, ठीक है, जिनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जाए, जिनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जाए या जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13। छोटा और बड़ा, ये हिंदी में नहीं होता। एक आई और आउट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, लग गया ना इसमें, ये वाला। टोटल इनकी संख्या कितनी है, 13, ठीक है। तो ये कितने हैं, 13। ये ऋषि के जस्ट बाद ही, ठीक है। तो इस तरह से इनकी स्वर वर्णों की संख्या कितनी हुई, 13, ठीक। अब आता है स्वर। ये स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये हो गया। अब स्वरों के भी भाग, अब स्वरों को भी डिवाइड किया गया है। स्वरों को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3। स्वरों की संख्या या स्वरों के भेद, स्वर के भेद कितने हैं, 3। स्वर के पुनः 3 भेद किए गए हैं। देखो, स्वर बिना किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर संख्या में 13 होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अब इसके बाद आता है स्वर के भेद। तो स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ह्रस्व फर्स्ट, सेकंड दीर्घ स्वर, पलुत स्वर, थर्ड पलुत स्वर, ठीक है। 3 भाग इसके हैं। सबसे कम समय इसके उच्चारण में लगता है, 1 मात्रा का समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगता है, 2 मात्रा का दीर्घ स्वर में लगता है और पलुत में 2 या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। अब जो हमने स्वर 13 स्वर पढ़े थे, उनको ही 3 जगह डिवाइड कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से आएंगे, जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे। इसमें वो स्वर वर्ण आएंगे जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगेगा। और पलुत, इसमें वो स्वर वर्ण आएंगे जिनको बोलने में 2 या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगेगा, ठीक है। तो 3 भाग ऐसे हैं इसके। 1 मात्रा वाले स्वर वर्ण को क्या कहते हैं, ह्रस्व। 1 मात्रा वाले स्वर वर्ण। अब 1 मात्रा वाले स्वर वर्ण कौन कौन से बताओ,
एक मात्रा वाले स्वर वर्ण होते हैं अपने अ, ई, उ, अ, ई, उ, री और ल। तो ये 5 हैं जिनको हम एक मात्रा वाले स्वर वर्ण के रूप में काउंट करते हैं, हरिश्र स्वर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अ, ई, उ, री और र। ठीक, सेकंड है अपना, ये तो हो गए हरिश्र स्वर में। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगे, तो 2 मात्रा वाले स्वर वर्ण। ठीक है, 2 मात्रा वाले स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? इनसे जो बचे हैं कौन कौन से होंगे? आ, ई, बड़ा ऊ। 2 मात्राओं का समय किस किस में लगता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। हो गए? 8। इनकी संख्या हुई टोटल 5 और इनकी संख्या हुई टोटल 8। हरिश्र स्वर अ, ई, उ, री, र, 2 मात्रा वाला जो स्वर वर्ण है जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 8। ओके, तो टोटल हो गए 13। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास बचा पलुत स्वर। अब पलुत स्वर क्या है? 13 तो ये पूरे हो गए, 8 और 5 13 तो ये हो गए। अब ये कहाँ से आ गए, क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 2 मात्रा से अधिक का समय इनमें लगता है। 2 मात्रा से अधिक का समय इनके उसमें उच्चारण में लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है? दीर्घ वर्ण के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है, हरिश्र से भी ज्यादा समय लगता है और दीर्घ से भी ज्यादा लगता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, इसको आप जब तसल्ली से इत्मीनान से बोलते हैं तो उसमें टाइम लगता है। इतना रिलैक्स होके हम इन वर्णों को नहीं बोलते, तो इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। पलुत में 3 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्राओं का समय लगता है और हरिश्र में 1 मात्रा का समय लगता है। और एग्जाम्पल इस तरह से राम, इस तरह से इन स्वर के जो 3 भेद है, तीनों में अपना अपना अलग अलग महत्व है। हरिश्र में हम अ, ई, उ, री, र 5 स्वर वर्णों को काउंट करते हैं, दीर्घ में हम 8 स्वर वर्णों को काउंट करते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ओके, और 2 मात्राओं से अधिक का जो समय लगता है वो पलुत वर्ण होता है। इसको हम बोलेंगे ओम और या हम, जिसको आराम से रिलैक्स होकर आप टाइम लेके, यानी 3 मात्राओं का जितना समय इसमें लगता है। तो ये थे हमारे स्वर के भेद। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण किससे कहते हैं, उसके बाद व्याकरण शब्द किससे बना है। हमने इसके बाद देखिए व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हमने बताए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, इसके और टुकड़े नहीं होते। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। अब स्टार्टिंग वर्ण आता है, तो वर्ण को सबसे पहले हमने लिया और वर्ण को 3 भागों में हमने डिवाइड किया। वर्ण को 3 भागों में डिवाइड किया, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, संपूर्ण स्वर, दीर्घ, पलुत और हर्ष, जो भी स्वर इसमें आते हैं। स्वर की संख्या संस्कृत में 13 बताई है, या 13 होते हैं। व्यंजन वर्णों को इसके अंदर व्यंजन वर्णों को व्यंजन लिया गया है, स्वर, व्यंजन और पल, क्या था, अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। फिर हमने स्वरों को फिर 3 भागों में डिवाइड किया। पहले वर्णों को 3 भागों में डिवाइड किया,
फिर हमने स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया, हरीश, दीर्घ, पलुत। ठीक है, हरीश स्वर के अंदर 5 अ, ई, उ, री, र छोटे जो होते हैं बिना मात्रा उसके छोटी मात्राओं को इसमें इंक्लूड किया है, बड़ी मात्राओं को हमने दीर्घ स्वर में इंक्लूड किया है, और जिसमें इन दोनों से दुगना समय लगे, इन दोनों से ज़्यादा समय लगे उसको पलुत के अंतर्गत हमने इंक्लूड किया है, शामिल किया है। इस तरह से ये स्वरों के भेद कंप्लीट हुए। इसके बाद हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। जैसे स्वर के 3 भेद हैं, स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वैसे व्यंजन को भी डिवाइड किया गया है। व्यंजन में भी अलग अलग स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इस तरह से उसके भी भाग किए गए हैं। देखिए, जैसे स्वर को 3 भागों में बांटा, वैसे व्यंजन वर्णों को हमने कितने भागों में बांटा। यहाँ तक क्लियर है? वर्ण के भेद, ठीक है, वर्ण के भेद किए हमने, स्वर व्यंजन अयोगवाह, उसके बाद स्वर के 3 भेद किए। अब जो है व्यंजन, पहले तो व्यंजन किसे कहते हैं, सेकंड है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है या किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अपोजिट था स्वर, क्योंकि उसमें हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उनके उच्चारण के लिए हमें हमेशा स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है, 3 भेद बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा इसका? फर्स्ट स्पर्श व्यंजन। क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। सेकंड है हमारा अंतस्थ। फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा ऊष्म। ऊष्म नाम से पता चला, गर्म। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण में हम क वर्ग से लेकर स्पर्श, देखो आपने व्यंजन वर्ण पढ़े, क, च, ट, थ और प, ये वर्ग होते हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। तो इसको बोलेंगे क वर्ग, इसको बोलेंगे च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक
क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ ध द ध न प फ ब भ और म। तो ये क वर्ग से लेकर प यानी क वर्ग की पाइए क से लेकर प वर्ग तक ये जो वर्ण है इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन कितने हुए? काउंट एक में 5 है तो 25 अर्थात 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है, तो अब याद रहेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से लेकर प तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी व्यंजन वर्ण, तो इनको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसके बाद अंतस्थ स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अंतस्थ जिनको अंदर से बोलते समय अंदर से साउंड आए, ये तो फर्स्ट है ना हमारा, सेकेंड अंतस्थ। ठीक है, य र ल ये जो वर्ण है य र ल व ये हलंत युक्त है। हलंत का मीन्स बिना स्वर के, ये अधूरे हैं। ठीक है, और ये जो सारे हैं ये भी हलंत युक्त है, यानी इनमें स्वर वर्ण इंक्लूड नहीं है। जब हम इनमें स्वर इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। हलंत युक्त व्यंजन अधूरा ही होता है। अंतस्थ में हमने क्या इंक्लूड किया? य र ल व कंप्लीट। अब बचा थर्ड पार्ट, इसका थर्ड भेद ऊष्म। अब क्या बचा हमारे पास? क से लेकर प तक का आ चुका है, य र ल व आ गया। अब जो श वाली लाइन है वही बची है हमारे पास। यानी तीनों दो श और ह हमारे पास ऊष्म व्यंजन वर्णों में चार ही अंतस्थ, 4 वर्ण हमारे पास ऊष्म और 25 स्पर्श। ठीक, टोटल हो गए हमारे पास। तो ये थे व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्वर के भी 3 भेद है, व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद है। उसके बाद सब लास्ट में जो बचेगा इसके अंदर एक संयुक्त अक्षर है और अयोगवाह है, अनुस्वार रह गए, फिर उच्चारण स्थान है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत हमने आज स्वर और व्यंजनों का ही पढ़ा है। व्यंजन वर्ण के अंदर एक और रहेगा संयुक्त, जो हम देख लेते हैं। संयुक्त के अंदर जो 4 वर्ण है, 4 व्यंजनों को संयुक्त माना गया है कि वो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो संयुक्ताक्षर कौन कौन से देखिए। क्षत्रिय, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श। ठीक, अब ये किस किस के मेल से बना है? देखिए, क्षत्रिय क प्लस श के मेल से निर्मित है 2। ये हलंत वाला यानी अधूरा ही पूरा है। त्र, त और र, ज्ञ, ज प्लस य। ठीक है, और श प्लस र। अब ये फर्स्ट व्यंजन है, इसका हलंत वाला है। यहाँ क हलंत वाला है, यहाँ त हलंत वाला है। ठीक है, और यहाँ ज हलंत वाला है, श हलंत वाला है। छत जो ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय और क और श के संयोग से बना है। क में हलंत है। अगर ये शब्द हमें ऐसे दिया है तो इसमें हलंत है, एक में हलंत एक में नहीं। ये अधूरा और ये पूरा दोनों का संयोग जब होगा तो ये पूरा वर्ण बन जाएगा। त्र में त प्लस र, ज्ञ में तो ये संयुक्ताक्षर कितने हमारे पास? 4 अंतस्थ है, 4 ऊष्म है
और 4 हमारे पास संयुक्ताक्षर है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास शेष बचा है अयोगवाह बचा है। उसमें अयोगवाह को भी 2 भागों में बांटा गया है, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद उच्चारण स्थान है इस चैप्टर में और भी बाकी है। अभी तक तो जो आज हमने पढ़ा है वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उसमें हमने फिर स्वर के भेद पढ़े, स्वर के स्टार्टिंग का स्वर का हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन, बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उसके बाद असंयुक्ताक्षर। तो इस चैप्टर में जो हमने रीड किया, लर्न जो पढ़ा, उसको आप अच्छे से एक बार लर्न करें, रीड करें। थैंक यू।